अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 विकेटों से फतह हासिल कर ली। ये मैच जनूबी अफ्रीका के शहर पाल में खेला गया, जहां पाकिस्तानी टीम ने अपने मद्दाहों को भरपूर खुशी का मौका फराहम किया। पाकिस्तान की इस जीत में ऑलराउंडर आगा सलमान और ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब ने कलीदी किरदार अदा किया। आगा सलमान ने न सिर्फ 82 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बल्कि अपनी जादुई स्पिन बॉलिंग के जरिए 4 अहम खिलाड़ियों को भी पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी तरफ साइम अयूब ने अपने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 10 शानदार चौके और 3 छक्के शामिल थे और टीम को एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम की। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन उनके ओपनिंग बल्लेबाजों के अच्छे आगाज के बावजूद मिडल ऑर्डर नाकामी का शिकार हुआ। प्रोटीज की टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 239 रन बना सकी, जिसमें विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने सबसे नुमायां 86 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से आगा सलमान के साथ अबरार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी ने भी उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज तसल्ली बख्श बिल्कुल भी नहीं था, जब अब्दुल्ला शफीक 0 पर ही क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन वापस लौट गए। इब्तदाई विकेटों के जल्दी गिरने के बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम भी काबिल जिक्र पार्टनरशिप नहीं बना सके। ऐसे वक्त में साइम अयूब और नायब कप्तान आगा सलमान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और न सिर्फ टीम को मुश्किलात से निकाला, बल्कि इन दोनों ने मैच जीतने में कलीदी किरदार भी अदा किया। इनकी शानदार पार्टनरशिप ने टीम को कामयाबी दिलाई और दिखाया कि पाकिस्तानी टीम दबाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकती है। और ये जीत पाकिस्तान की न सिर्फ सीरीज में बर्तरी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बल्कि जो आने वाला सबसे बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी तैयारियों के लिए भी हौसला अफजा है। अगरचे टीम ने फतह हासिल की है, लेकिन इब्तदाई बल्लेबाजों की नाकामी और मिडल ऑर्डर की कमजोरी की अगर हम बात करें तो उसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये मसाइल जो हैं ये आइंदा आने वाले मैचेस के लिए भी गौर तलब है कि आगे वाले मैचेस में पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरी जानिब बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जनूबी अफ्रीका के बैटिंग लाइनअप को दबाव में रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आगे है और अगले मैचेस में अपनी बर्तरी को मुस्तहकम करने के लिए पुरुमीद है। और ये जीत टीम के लिए न सिर्फ एतमाद बढ़ाने का सबब बनी, बल्कि नौजवान जो खिलाड़ी हैं उनकी सलाहियतों का भी मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की इस जीत पर कमेंट कीजिएगा। सबसे जो कलीदी किरदार बैटिंग लाइनअप में था वो आगा सलमान का था, साइम अयूब का था। इन दोनों के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? साइम अब कंसिस्टेंटली बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अनवर खाबर, आपका, आपकी टीम का, आपकी मैनेजमेंट का। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, अपने इब्तिदाइये में आपने जिक्र किया साइम अयूब से मुतालिक। वक्त के साथ साथ ग्रोन अप हो रहे हैं और वो बड़ा जो है अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाद फ़खर जमान के फौरन बाद अगर आपको कोई एक स्टाइलिश बैट्समैन मिला है तो वो साइम अयूब की शक्ल में, ये वही साइम अयूब है जिस पर कल तक नाक़िद बड़ी जो है शोर और गुल के साथ तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन साइम अयूब ने जिस कुव्वत का मुजाहरा किया, जिस हौसले का मुजाहरा किया और जिस अंदाज से उन्होंने इस क्रिटिकल कंडीशंस में कल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने वाजे कर दिया कि वो जो है उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस करना जानते हैं और उन्होंने स्टे करके दिखाया। मैं तो चाह रहा था वो मजीद लंबा अगर क्रीज पर रहते तो मैच जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता। जिस अंदाज से हमने बाद में भी विकेटें गिरने का जो सिलसिला देखा और फिर उस तसलसल को वापस से कायम होते हुए देखा, वो नहीं होता। फिर एक एंड से जब सलमान अली आगा खेल रहे थे और दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी, आई वाज जस्ट वाचिंग हिम और वो बड़े प्रेशर में दिखाई दे रहे थे। माजी में भी इस तरह होता रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट का ये जो है हादसा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि जो बिल्कुल आखिरी नंबरों पर बैट्समैन मौजूद होता है तो उसको बड़ा हाईली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। माजी में आपके पास अब्दुल रज़ाक हो, अजहर महमूद हो, इस तरह के बैट्समैन मौजूद हुआ करते थे जो टेल एंडर को साथ लेकर चलते थे। थोड़ा हमने ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन बड़ा अच्छा मैच रहा कल, बड़ा दिलचस्प मैच रहा, कांटे का मुकाबला रहा और पाकिस्तान ने बाजी जीत ली। ये सबसे अहम हो गया। ठीक है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात कर लें तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की जो कारकर्दगी है उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? अगर बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, कामरान गुलाम की बात करें, तीनों ही परफॉर्म नहीं कर सके।
बिल्कुल मैं मुसलसल यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को कभी बनने दिया ही नहीं गया, वाया T20 क्रिकेट हुई या फिर वाया इस लॉन्गर फॉर्मेट की ओडीआई क्रिकेट हुई। पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 6-8 साल से मुझे ऐसा लग रहा है वेंटिलेटर पे जा चुकी है। कहीं खिलाड़ियों में ग्रुपबंदी के जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, तो फिर कहीं हम देखते हैं कि बाकायदा जो सिफारशी कल्चर है वो रूज पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सही तरीके से ग्रोन अप हो रही नहीं है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं ये देख रहा हूं जिस तरीके से खिलाड़ियों को और इनफरादी तौर पर चंद खिलाड़ियों को जिस तरीके से नवाजा गया है, उसका बड़ा हमने नुकसान उठाया। आप देखें, आपने जब बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम ने अपने नंबर के साथ जिस अंदाज से वो पेश आए और दूसरे खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ किया, दुनिया उससे वाकिफ है। फिर इसके अलावा आप देखें, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल जिस अंदाज से मोहम्मद रिजवान ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया था पिछले वर्ल्ड कप 2023 में, और इसके बाद उनको चौथे नंबर पर खिलाया गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं और वो सिर्फ जो उस नंबर पर खेल रहे हैं लेकिन रन कर ही नहीं रहे। और बाद में फिर आप कामरान गुलाम और दीगर जो नौजवान खिलाड़ियों ने अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ज्यादती हो जाती है। आपको सोचना होगा कि आप किस नंबर पर जो है डिजर्व करते हैं और आप उस नंबर पे क्या कर सकते हैं। अगर आप उस नंबर पर खेल रहे हैं तो फिर आपको अपने मुल्क के लिए खेलना है। लेकिन ताबिश, आपको क्या लगता है, अगर हम बाबर की स्पेसिफिकली बात करें या मोहम्मद रिजवान, दोनों ही सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं इनसे, आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम इस पर क्या चल रही है, किस चीज़ का दबाव है इन दोनों प्लेयर्स पर? कोई दबाव नहीं है। मैं समझता हूँ ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इन पर क्या दबाव होना चाहिए अनवर। मैं तो ये समझूंगा इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए कि इन पर कोई दबाव होगा। अब जब जावेद मियांदाद साहब पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे या फिर जहीर अब्बास साहब पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे, मुदस्सिर नजर हो या फिर कासिम उमर वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे, उनके लिए कोई नंबर्स जो है मैटर नहीं करते थे। जावेद मियांदाद साहब ने कभी वन डाउन पर आके बैटिंग की है और आखिरी अपने क्रिकेट करियर के दिनों में वो 6ठे नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे थे, आपको याद होगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो बड़े नाम है उनका ये मयार होता है। बाबर आजम को भी सोचना होगा कि अगर वो टीम के लिए खेल रहे हैं या फिर वो अपने पसंद के नंबर पे खेल रहे हैं तो उन्हें वहां रन्स करने हैं। जब हम विराट कोहली की बात करते हैं, जब उनके स्टैट्स देखते हैं, जब उनसे बाबर आजम का मवाजना हो रहा होता है, तो मवाजना करने की बात ये होती है वो उस पाए के खिलाड़ी मुस्तकबिल में बन सकते हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल तो बहुत मुझे भयानक लग रहा है। अगर उन्हें इस तरीके से ही क्रिकेट खेलनी है, इसी तरीके से अपना वक्त गुजारना है, तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, बाबर आजम के लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके परस्तार जो है वो बड़े अफसरदा हो जाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आगा सलमान की जो ऑलराउंड कारकर्दगी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की तनाज़ुर में तो अभी प्लेयर्स को तैयार किया जा रहा है, आपको लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अदा कर सकते हैं? जैसी परफॉर्मेंस उनकी कल थी, 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, पाकिस्तान को जितवाने में बड़ा अहम किरदार उनका रहा। देखिए, आपने मुसलसल सलमान अली आगा हो या फिर सऊद शकील हो, कल के मैच में मुझे सऊद शकील नहीं दिखे, मैं हैरान हो गया। लेकिन इस तरह की जो खिलाड़ी हैं, आपने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा उन पर इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर वो 1-2 मैचेस जिताते हैं, इट्स नॉट बिग डील। आई थॉट कि उन्हें तसलसल के साथ परफॉर्म करना चाहिए, उन्हें रन्स बनाने चाहिए और उन्हें पाकिस्तान की जीत में मुसलसल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जितना उन पर इन्वेस्ट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट ने, अगर किसी और पर भी साथ में इन्वेस्ट किया जाता तो बहुत ज्यादा आउटकम आपके पास आता। यहाँ यही हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मंजूर नजर हो जाता है और फिर उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद कोई आउटकम एक ही तरफ से आ रही होती है। अगर वो जो है स्टार बन गया तो बन गया, नहीं बना तो घर गया। तो यहाँ यही मंतक चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, और मैं तो मुसलसल यही कहूंगा कि यू हैव टू थिंक रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और वो यही है कि आपको अपने ग्रास रूट लेवल स्ट्रक्चर जो है उस पर बड़ा तवज्जो देनी होगी, बड़ा सोचना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि 4 सदा में आपने मैचेस करा दिए, वहां ना होटल्स मौजूद है, ना तो लॉन्ड्रीज मौजूद है और ना तो खाने की कोई सहूलियात है, लेकिन आपकी कायदे आजम ट्रॉफी वहां हो रही है। तो इस हवाले से बड़ा सोचना होगा। ठीक है। अच्छा, पिछली कुछ सीरीज में हमने देखा कि जो स्पिनर्स हैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। कल के मैच में भी हमने देखा स्पिनर्स की वजह से ही जो 4 विकेटें शुरू में आई हैं, तो फिर टीम थोड़ी सी वहाँ पर रिलैक्स हुई है, नहीं तो ओपनर्स अच्छा खासा दबाव में ले आए थे पाकिस्तानी टीम को। स्पिनर्स इस सीरीज़ में स्पेसिफिकली कितने इंपॉर्टेंट है और आने वाली सीरीज़ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और हमें स्पिनर्स पर कितना काम करना चाहिए? अगर हम इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से भी बात करें, वहाँ पर भी स्पिनर्स ने हमें फ़ायदा पहुँचाया है। साजिद खान के हवाले से बात करें और वो काफ़ी गिले शिकवे करते दिखाई
दिखाई देते हैं कि मैं जब परफॉर्म करता हूं मुझे टीम से बाहर कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि हमें एक दो स्पिनर्स, अब जिस तरह पहले सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, सईद अजमल थे, तो इस तरह के स्पिनर्स पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल होने चाहिए टीम में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पाकिस्तान के पास एक स्पिन अटैक की बड़ी लंबी खेप मौजूद थी माजी में, लेकिन आज भी आप चाहें तो स्पिनर्स को ग्रूम अप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। जिस तरह से आपने जिक्र किया ना साजिद खान का, यहाँ सिर्फ एक साजिद खान थोड़ी है, यहाँ तो एक लंबी जो है फहरिस्त है साजिद खान की, जिसमें हम मुसलसल देख रहे हैं कि साजिद ने परफॉर्म किया, उन्हें अपॉर्चुनिटी एक मैच में दी, उन्होंने वापस से करके दिखाया और फिर बाद में उन्हें टीम से बाहर कर दिया। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हुई साजिद के साथ। फिर सुफियान मुकीम, नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, जिम्बाब्वे की सीरीज में, उनसे मुतालिक शायद सुर्खियां बनने लगी, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उनसे मुतालिक सामने आने लगी कि पाकिस्तान को स्पिन अटैक में एक और नाम सामने आ गया। लेकिन फिर आपने क्या किया, एक मुश्किल मैच में जहां वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और उसी मैच के अंदर आपके सीनियर बॉलर हारिस रऊफ भी फेल हुए। वो हारिस रऊफ जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो भी फेल हो गए। जब उन्हें 40 रन पड़ गए तो उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन जो कमजोर कांधे थे, जो नौजवान थे, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और ये बताया गया कि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान टीम हारी है। यही वो वजह है जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और सारा जो मलबा है वो उनके खांधों पर डाल दिया गया। तो यहाँ ये होता है, फेस सेविंग के लिए खिलाड़ियों को यूज किया जाता है और टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। तो अगर इस तरह होगा और आपके डोमेस्टिक स्टार जिसका हौसला आपको बढ़ाना है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, आप उसका हौसला बढ़ाने की बजाय खुद ही हौसला कम करेंगे, फिर तो कुछ मुस्तकबिल पाकिस्तान की। ठीक है ताबिश, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फ्यूजन फार्मूले की कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त वहां पर हमने देखा कि अपना जो स्टांस था उस पर कायम रहे हैं और फाइनली वो जो हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया BCCI की तरफ से भी, ICC की तरफ से भी। इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल कारकर्दगी को देखें तो आप क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए कितनी इत्मीनान बख्श तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त? सबसे पहले आप बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन मैं इस बात पर जो है खफा भी हूँगा और शिकवा भी करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट ने या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं या फिर जो इस वक्त ऑफिशियल्स थे, उनकी कोई जो है मौक़िफ़ की जीत नहीं हुई है माजरत के साथ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान समेत तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी खेलने और फ्यूजन मॉडल जो है पेश किया जा रहा है। हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना चाहते थे। अब हमारे बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी पर मामूल जो जवान है वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। आप और मैं सुकून की नींद सो रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान आके खेल चुके हैं, लेकिन इसमें ये कैसी एक इबामी गुफ्तगू हो गई कि भाई हिंदुस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया और उस फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल पे दोनों मुल्क ने इत्तेफाक कर दिया। ये व्हाट शिट इज दिस? हमें इस तरह से तो जाना ही नहीं था। हमें तो जाना था कि हिंदुस्तान की टीम यहाँ आती और वो आने के बजाय इस तरह का मॉडल पेश कर दिया गया। और ये क्या गारंटी कि पाकिस्तान टीम जो है नहीं जाएगी हिंदुस्तान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से शोएब अख्तर ने कहा कि हम सर नीचे करके वापस से जा रहे होंगे और वही सब हो रहा हो, ये ड्रामा था। तो मुझे एक ड्रामा लग रहा है जिसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया और बड़ी अच्छी अदाकारी की मोहसिन नकवी साहब ने। मैं तो हैरान हो गया, इतने अच्छे अदाकार भी हैं वो पूरी दुनिया को और खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर क्रिकेट लवर्स हो, सबको बेवकूफ बना रहे हो और लोग बन भी रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं और वो खामोश रहे। और इसके बाद अब जाके वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। कहाँ जीत हो गई आपकी? आप तो कह रहे थे हाइब्रिड मॉडल पेश नहीं होगा, अब वो जाकर पेश भी हो रहा है और हिंदुस्तानी यहाँ नहीं आ रहे थे। इसका मतलब पाकिस्तान की जीत नहीं हुई और आपने शिकस्त में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं ये भी बताऊं आपको, ब्रेकिंग न्यूज जाते जाते देखे जाऊं, कल हिंदुस्तान से मुझे कॉल आई हिंदुस्तानी क्रिकेटर की और उन्होंने कहा आपके नकवी साहब ने जिस तरह से चीजों को डील किया ना, उन्होंने डील ही नहीं किया, उन्होंने बात ही नहीं किया। अगर वो बात सही तरीके से करते तो चीजें अच्छी होती, उन्होंने की नहीं। और अगर उनके पास इतनी पोटेंशियल थी काम करने की तो फिर नताइज कुछ और होते हैं। उन्होंने काम नहीं की, सिर्फ ड्रामे किए हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो दुनिया कह रही है, खासतौर पर हिंदुस्तान के एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तान की जो सीरीज इस वक्त जारी है साउथ अफ्रीका के साथ, पहला मैच पाकिस्तानी टीम जीत चुकी है और ये एक अच्छी बात है पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि उन्हें एक और मैच जीतना होगा जिसके बाद वो सीरीज अपने नाम कर सकते हैं। तो कुछ आसानी पाकिस्तानी टीम के लिए इस वक्त तो नजर आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां जंग की पुरानी शक्लें जिनमें इंसानियत की तबाही शामिल थी अब जदीद टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस में मुंतकिल हो रही हैं।
ब्राजील से ताल्लुक़ रखने वाले नजूमी एथोसालोमे, जिन्हें जिंदा नॉस्ट्राडामस कहा जाता है, उन्होंने हालिया पेशन गोई में एक ऐसी जंग की तस्वीर कशी की है जो हमारी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। सालोमे के मुताबिक तीसरी आलमी जंग हमारी सोच से करीब हो सकती है, लेकिन ये रवायती हथियारों या इंसानी फ़ौजों के दरमियान नहीं होगी, बल्कि ये एक ऑनलाइन जंग होगी जहां मशीनें, मसनूई जहानत और हाईटेक आलात सबसे अहम किरदार अदा करेंगे। दुनिया खामोश है, लेकिन इस सकूत के पीछे एक शोर छुपा है। ये शोर है साइबर स्पेस की चीखों का, खला में गुजरने वाले मसनूई सैयारों का और टेक्नोलॉजी के उस मैदान का जहाँ मशीनें इंसानों से लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। ये जंग तोपों और गोलियों की नहीं होगी, बल्कि ये जंग इंसानों की रवायती दुश्मनी का नतीजा भी नहीं होगी। ये जंग शुरू होगी साइबर स्पेस में, जहाँ एक कीबोर्ड का बटन, एक हैकर की उंगली या एक वायरस का कोड पूरे मुल्कों के निज़ाम को गिरा सकता है। रूस, चीन और अमेरिका की कशीदगी अब सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रही। खला में एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार किए जा रहे हैं। ज़मीन के गिर्द घूमते ये मसनूई सैयारे एक दूसरे के लिए ख़तरा बन चुके हैं। अगर एक सैटेलाइट गिरा तो पूरी दुनिया के मवासलाती निज़ाम ठप हो सकते हैं। अस्पताल, दिफाई निज़ाम और एटमी कंट्रोल सिस्टम्स सब तबाही की दहलीज पर हैं। जनूबी चीन का समंदर, जो पहले ही इलाकाई तनाज़ात का गढ़ है, अब साइबर हमलों का मरकज़ बन रहा है। यहाँ के पानियों में जंगी जहाज़ों के बजाय डेटा की लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। सालोमे की पेशनगोई हमें खबरदार करती है कि ये सिर्फ इंसानों की जंग नहीं होगी, बल्कि ये मशीनों, मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी के दरमियान होगी। चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई सर जंग, साइबर जासूसी के इल्ज़ामात और रूस के नए हथियार, ये सब एक ऐसी आग को हवा दे रहे हैं जो सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं रहेगी। और अगर ये आग भड़की तो शायद इसकी लपेट में आने वाले वही हों जो आज इस जंग के इम्कानात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं होगी, बल्कि ये जंग हमारे डिजिटल मुस्तकबिल की होगी। इंसान और मशीन के दरमियान एक ऐसी जंग जिसका फैसला शायद हमारे हाथों में भी ना हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो की जिन्होंने अपनी मेहनत और अज़्म से वो कारनामा अंजाम दिया जो न सिर्फ काबिल फ़ख्र है, बल्कि नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल भी है। न्यूजीलैंड के खूबसूरत शहर टाइपो में मुनक्किदा आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को पहली मरतबा दुनिया के सबसे मुश्किल मुकाबले में लहराया गया और ये कारनामा सर अंजाम दिया है कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट खुर्रम खान ने। यह इवेंट, जिसे दुनिया का सबसे सख्त तरीन मुकाबला तस्वुर किया जाता है, एक ट्रायथलॉन तर्ज का मेगा इवेंट है जिसमें 1.9 किलोमीटर स्विमिंग है, 90 किलोमीटर बाइक राइडिंग और 21.1 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। ये सब एक ही दिन में मुकम्मल करना होता है और इस चैलेंज को मुकम्मल करना किसी मौजज़े से कम नहीं है और खुर्रम खान ने अपनी मेहनत और अज़्म से ये सब मुमकिन कर दिखाया है। खुर्रम खान की एक कामयाबी एक बहुत बड़ा पैगाम है, ख़ासतौर पर उन नौजवानों के लिए जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि कभी ख्वाब देखना ना छोड़ें और उनकी तकमील के लिए दिलो जान से मेहनत करें। खुर्रम खान को उनकी कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये कहानी मज़ीद लोगों को भी मुतासिर करेगी। हमें इस वक्त न्यूजीलैंड से ज्वाइन करें खुर्रम, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। खुर्रम, सबसे पहले तो आपको आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और शानदार कारकर्दगी पर हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बताइएगा कि इस तारीखी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, आपने इस इवेंट में हिस्सा लेने का फ़ैसला किस तरह से किया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छा इसका जो है इंट्रोडक्शन दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे। इसका आगाज़ जो था मेरा 2015 में किया था। मैंने अपना पहला जो है ट्रायथलॉन आयरन मैन में हिस्सा जब मैंने लिया था 2015 में किया था। तो काफ़ी सालों की मेहनत जो है मुझे यहाँ पे लेके आई है। इसका जो सफ़र है बड़ा कठिन है, बड़ा ही मुश्किल सफ़र है। इसमें आपको काफ़ी अपना जो है मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आपको अपनी चीज़ों की सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, आपको तभी आप इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो इसका अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे स्टेज तक पहुंचाया है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने परचम भी लहराया पाकिस्तान का इस स्टेज के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इवेंट जिस तरह से दुनिया के सबसे मुश्किल मुकाबलों में से एक है, जिसमें स्विमिंग भी है, बाइकिंग भी है, इसमें रनिंग भी शामिल है, इसके लिए जिस्मानी तौर पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जहनी तौर पर आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया? ये मेंटल टफनेस जिसको कहते हैं ना, दिमाग को अपना पुरजोश अपना उसको रखना प्रेजेंट में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ये एक अलग ही इसकी यहाँ पे थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको इसके लिए आपको रेडी करते हैं मेंटली। तो इसलिए कि ये जो इसका सफ़र जो ट्रेनिंग है सारी वो 99% जो है 99% आप अकेले करते हैं।
तो इसमें आपके साथ कोई नहीं होता, आपके साथ आपको खुद ही अपना जो है सुबह उठ के जाके ट्रेनिंग करनी है, खुद ही जाके साइकिलिंग करनी है, खुद ही जाके दौड़ना भी है। तो इसका ये आप किताबें पढ़ें, फिजियोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको हेल्प करेगा इसमें, आपको मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस में। तो बस यही है, आप अपना लगे रहें, मेंटल टफनेस आपकी जो है खुद ही फिर डेवलप होती चली जाती है। ठीक है। अच्छा खुर्रम, पाकिस्तान को इस इवेंट में सिर्फ आप ही वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां 119 ममालिक के मजीद 6000 से ज्यादा एथलीट्स भी मौजूद थे, तो ये किसी किस्म का प्रेशर होता है या फिर ये आपको ज्यादा मतलब एक्साइटेड करता है, मजीद आपको जोश देता है किसी भी एथलीट को, या आपको स्पेसिफिकली अगर हम पूछें तो? नहीं देखें, ये पहला से मैं एथलीट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, इस स्टेज पे आने के लिए भी ये हर कोई ऐसे नहीं यहाँ पे आ सकता है। इस टाइप के स्टेज पे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो ये क्वालिफिकेशन बहुत ही जरूरी होती है कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे आए, वरना हर कोई चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए साइन अप करके आ जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो है, जब मैंने क्वालिफाई किया दुबई के अंदर, मैंने क्वालिफिकेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी 70.3 टॉप न्यूजीलैंड के लिए। तो जब यहाँ पे प्राइड ऑफ द नेशंस उन्होंने करते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर ये करते हैं प्राइड ऑफ द नेशंस, जिसमें दुनिया के हर ममालिक 119 जो ममालिक थे वो सब अपने झंडे लहरा रहे थे, उनके सारे जो सपोर्टर्स थे, उनके सब चाहने वाले दोस्त अहबाब सब थे। तो मुझे बहुत फख्र था कि मैं जो है अकेला एथलीट इस चीज के लिए पहला पाकिस्तानी जिसने क्वालिफाई किया, और मेरे साथ मेरा दोस्त जो आया हुआ है मुझे सपोर्ट करने, हम दो से वाहिद ही पाकिस्तानी थे। और जब हम परचम लहरा रहे थे तो जो लोग वहां पे खड़े देख रहे थे उस नजारे को, बहुत हौसला अफजाई हो रही थी, लोग पुकार रहे थे पाकिस्तान के लिए, नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के लिए, बहुत उनको खुशी हुई थी वहां पे देख के कि इस लेवल पे जो है पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट हो रहा है, पाकिस्तानी भी परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, इस इवेंट के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल लम्हा आपको कौन सा लगा, उस चैलेंज को किस तरह से अबूर किया, क्योंकि इसमें स्विमिंग भी है, बाइकिंग भी है, रनिंग भी है, तीनों में से सबसे ज्यादा टफ क्या था? मेरे लिए जाती तौर पे तो स्विमिंग है, इसलिए कि स्विमिंग जो है मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो जो है उसे ओवरकम मैं करता हूँ जितना मैं, इसलिए कि जब मैं पाकिस्तान में ग्रो अप हुआ तो मैंने स्विमिंग का मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्विमिंग सीखी है 24 साल की उम्र में आके, जब मैंने अपने फैसला किया था कि मैं अपना पहला आयरन मैन 2015 में करूंगा। तो मैंने जब तब स्विमिंग सीखी, बिल्कुल ही मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैंने पूरे अपना टाइम लगा के स्विमिंग सीखी बिल्कुल ही जीरो से। तो वो मेरे लिए थोड़ी स्ट्रेंथ नहीं है मेरी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि मैं तैराकी कर लेता हूँ खुले ओपन वाटर स्विमिंग में, खुले पानी के अंदर, इसलिए कि लंबी स्विम है। तो बाकी जो है मेरी सबसे जो स्ट्रेंथ है मेरी जो वो साइकिलिंग है और दौड़ना है, ये दोनों चीजों में मैं जो है सबसे अच्छा मेरा वो है स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रायथलॉन जैसे इवेंट्स के लिए अगर हम पाकिस्तान की फिर बात करते हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा महदूद हैं, तो फिर इतने मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए किस तरह से आपने इस इंटरनेशनल मुकाबले के लिए इसकी तैयारी फिर किस तरह से की? देखें, मेरा कुछ टाइम मैं पाकिस्तान में आता हूँ, कुछ टाइम जो है मैं बाहर भी रहता हूँ, तो मैं मैनेज करता हूँ। तो जो फैसिलिटियाँ देखें जो मौजूद होती हैं, जो स्विमिंग पूल है, ज़्यादातर आपकी जो स्विमिंग वगैरह होती है वो आपकी जो है इंडोर ही होती है पूल के अंदर, ठीक है ना। और जहाँ तक आपकी रही साइकिलिंग वगैरह, वो भी आप इंडोर कर सकते हैं। अब ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अंदर इंडोर ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, मगर उसकी जो फील आएगी वो ऐसे आएगी जैसे कि आपने किसी भी कोर्स को सिलेक्ट कर लिया लंदन में, यूके में, वो उसकी बिल्कुल वैसी ही सिमुलेशन करता है वो। और रनिंग भी आप बाहर कर लें, अंदर कर लें, बट इस तरह तैयारी हो जाती है। बस आपको लगन और लगाव से करना पड़ता है, जैसे कि इसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि आज मेरा दिल चाह रहा है कल नहीं चाह रहा। ये है आपको 6 दिन में अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं 13 घंटे करता हूँ ट्रेनिंग, 13 से 15 घंटे मैं करता हूँ हफ्ते में, हर हफ्ते, जिसमें से सिर्फ एक दिन की मेरी छुट्टी होती है, वो है इतवार की, और बाकी जो है दिन मैं ट्रेनिंग करता हूँ। नहीं, कंसिस्टेंसी तो हम आपकी देख रहे हैं कि 2015 से आप लगे हुए हैं, 2024 में आकर एक बड़ी अचीवमेंट आपको मिली है, जिसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में अगर हम ट्रायथलॉन की बात करें या आयरन मैन जैसे इवेंट्स की बात करें, इनकी मकबूलियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, नौजवानों को इस तरफ किस तरह से लाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात मेरा ये है कि लोगों को आगाह करना कि ये है क्या। आयरन मैन अगर ज्यादा कभी बोले तो लोगों को पता नहीं कि आयरन मैन है क्या। लोगों के सबसे पहले दिमाग में आता है कोई मूवी। तो ये जो ट्रायथलॉन का जो स्पोर्ट है, इसके आगाही लोगों में लाना,
शऊर लाना कि ये है क्या स्पोर्ट, क्या इसमें इन्वॉल्व है, कितनी चीजें इसमें करनी होती हैं। और जहां तक रही बात, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं देखें आयरन मैन एक ऐसी ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में ये लोग जाके ये करते हैं और इतना इससे उनका वो आता है, टूरिज्म इतना बढ़ता है इससे, तो रेवेन्यू बढ़ता है। तो मेरा ये बड़ा है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगहें हैं कि हम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप वहां पे होस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं वहां पे। हमारे पास आप जिस भी इलाकों में देखें, कराची हो गया या हमारे नॉर्दर्न एरियाज हो गए, मतलब वहां पे ऐसी हमारे पास जगहें हैं। ये लोग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेज करते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स हम इसे चूज करते हैं और पाकिस्तान में से है ऐसा जिसमें हम कर सकते हैं, मगर हमें उसमें थोड़ा शऊर लेके आना है, लोगों को इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटी बढ़ानी है। फिर आयरन मैन का उसमें देखेंगे कि भाई यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी जगहें, हम यहाँ पे भी होस्ट कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान का एक ग्लोबल स्टेज पे और आ सकता है कि भाई लोग पाकिस्तान में भी आए और ये जो है इसमें हिस्सा लें आके। ठीक है। अच्छा, आपने इस इवेंट के लिए अगर हम बात करें, शिरकत के लिए खुद से फंडिंग कर रहे हैं इतने अरसे से, किसी इदारे की सपोर्ट है, हुकूमत की तरफ से कभी कोई सपोर्ट मिली हो, ये भी मैं चाहूंगा जरूर आप बताएं। नहीं, खुद ही सारा अपनी सेल्फ फंडेड है और ये अगेन ये शौक का सारा है, ये खेल है, राइट। मगर इसमें कोई सरकारी सपोर्ट नहीं, ना मैंने कभी किसी से रीच किया कि मुझे कोई ऐसे कोई करे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ है, तो जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करता रहूंगा अपना शौक पूरा। ठीक है। और अभी इन फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनके लिए मजीद आपने तैयारी करनी है, कौन से गोल्स ऐसे हैं जो सेट किए हुए हैं जो अभी अचीव करने हैं? देखें, अगले साल का मेरा गोल यह है कि अब अगले साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हाफ आयरन 70.3 का आयरन मैन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, वो हो रही है स्पेन के अंदर। तो मेरा गोल इंशाल्लाह यही है कि लगाव से मैं ट्रेनिंग करूं और अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और कामयाबी दे तो मैं फिर क्वालिफाई करूं स्पेन के लिए भी नेक्स्ट ईयर। तो बस ये सफर चलता रहेगा जब तक जान में जान है ये सफर चलता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी एथलीट खुर्रम खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपकी इस वक्त अचीवमेंट है वो यकीनी तौर पर आपने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और बहुत से ऐसे लोग जो बाहर ममालिक में रह रहे हैं, वहाँ पर उनको नेशनलिटी ऑफर की जाती है जब वो इतने अच्छे एथलीट बन जाते हैं, लेकिन खुर्रम वो पाकिस्तानी है जिन्होंने किसी भी नेशनलिटी को अभी तक कबूल नहीं किया और वो पाकिस्तानी बनकर ही आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के जो एथलीट्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं जहाँ पर वो पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, पाकिस्तान की पहचान बनते हैं, उनको यकीनी तौर पर सपोर्ट करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और उनके किरदार से मुतल्लिक बहस एक तवील और पेचीदा तारीख रखती है। हालिया दिनों में यह मामला दोबारा तवज्जो का मरकज़ बना है, खासतौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस मौजू पर बढ़ती हुई बेचैनी ने कई सवालात को जन्म दिया है। मदारिस को वफाक के मातहत करने की कोशिशें, उनके निसाब और तलबा के आदाद व शुमार की निगरानी के मनसूबे और दाएँ बाजू की जमातों की इस पर मुखालफत सब मिलकर एक अहम कौमी मुबाहसे की बुनियाद फराहम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बेचैनी की वजह मदारिस की रजिस्ट्रेशन के अमल में JUI फे के असर रसूख में कमी हो सकती है, ख़ास तौर पर जब नए तालीमी बोर्ड्स के क़याम ने 5 बोर्ड्स की इजारादारी ख़त्म कर दी है। ताहम ये मामला सिर्फ सियासी या मजहबी असर रसूख तक महदूद नहीं, ये पाकिस्तान के मुआशरती ढांचे में मदारिस के किरदार और उनसे जुड़े तनाज़ात का भी अक्कास है। सदर पाकिस्तान की जानिब से मदारिस से मुतल्लिक हालिया कानून साजी पर दस्तखत से इनकार ने इस बहस को मज़ीद शिद्दत दे दी है। क्या मदारिस को वफाक के मातहत लाने का फैसला इन मसाइल को हल करने में मददगार होगा जिनका सामना पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के हवाले से है, या ये सिर्फ एक और ब्यूरोक्रेटिक इकदाम साबित होगा जिसके नताज माजी की कोशिशों की तरह गैर मौसर रहेंगे? जबकि दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ने एक अहम ऐलान करते हुए सिविल नाफरमानी की तहरीक को चंद दिनों के लिए मौखर करने का फैसला किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में बानी PTI ने अपने फैसले की वजाहत पेश करते हुए कहा कि इस दौरान तहरीक के खदोखाल और टाइमलाइन का तयन किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजिया का शौकत पराचा साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या लगता है मदारिस को वफाक के मातहत करने का जो इकदाम है जो इंतहा पसंदी के खात्मे में मौसर साबित हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक अलामती अमल ही होगा? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अहम मौजू है क्योंकि मुल्क की जो रिलीजियस कम्युनिटी है जी, वो आज नहीं तो कल इस पर देखें वो इकट्ठी हो सकती है और मजहबी
सियासी तंजीमें इस मामले में आवाज भी उठा रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद इसके रुए रवां हैं इस पूरी बात के। जब 26वीं तरमीमी आ रही थी, जब ये बिल आया, तो हमें भी हैरानी हुई कि ये 26वीं तरमीम प्योरली आईनी चीज़ों को, जो कानूनी चीज़ें हैं या सियासी चीज़ें हैं, उनको डील करती है। लेकिन ये मामला बहुत अरसा से अंडर द कार्पेट तो नहीं रखा गया, लेकिन ये बहरहाल इसको थोड़ा सा बैक बेंचर पे रखा हुआ था, इसलिए कि जब भी मुल्क में खुदा न खास्ता कोई बड़ी दहशतगर्दी की वारदात होती थी, तो फिर मदारस की तरफ पॉइंटेशन कर दी जाती थी, मदारस का नाम आ जाता था। अभी मसला क्या है? अभी देखें ना, जब इन मदारस की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो फंडिंग के हवाले से जो पैसे आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का मामला कोई पता नहीं चलता। प्लस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल बात की कि जो गैर मुल्की तलबा पाकिस्तान के मदारस में पढ़ने के लिए आते हैं, वो 50 से ज्यादा ममालिक के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आते हैं, फिर उनको वीजा देना होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। जब वो इंस्टीट्यूशन ही रजिस्टर नहीं होगा तो फिर वीजा के मसाइल और उनकी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन के मसाइल बनेंगे। ठीक है। सर्टन मदारस तो NGOs के तहत भी रजिस्टर हुए हैं पाकिस्तान में, बट मेजॉरिटी जो मदारस की है वो रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिर्फ इस्लामाबाद की आता कि बाकी वो सूबों के पास चली गई। अब इस कानून के तहत जो सदर के एतराज़ात थे, उसमें एक ये भी था कि सूबे अपना मामला खुद देख लें, या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या काम है कि मदारस को रजिस्टर करे। ये मामला मेरा ख्याल है बातचीत ज्यादा हो इस पे, तभी हल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और JUI की जानिब से अगर हम बात करें तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर एतराज़ात की हकीकी वजूहात आप क्या समझते हैं? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ सियासी मफादात का ही मामला है। नहीं, जो भी हो, उनकी, जब मैंने कहा कि मजहबी सियासी जमातें, तो वो मजहब को भी सियासत के साथ लेके चलते हैं, और वो जमीयत उलमा इस्लाम नाम भी उनका ये है, तो लिहाजा उसमें ये नहीं है कि वो मजहब की आड़ में वो ये शुगर कोट नहीं करते। वो सीधी बात करते हैं कि करारदाद मकासद से लेके अब तक जितनी इस्लामी इंजंक्शन आई हैं हमारे आइन में और आइन को इस्लामी बनाया गया, उसमें तो मौलाना फजलुर रहमान उनकी पार्टी क्रेडिट लेते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक मजहबी या सियासी मामला नहीं है। 26 मिलियन के करीब या इस तरह की जो आबादी है पाकिस्तान की, उसको एजुकेशन कहीं ना कहीं मिल सकती है। बड़े अरसे से रिफॉर्म की बात की जा रही है, इस्लाहात हों, ताकि जो दुनियावी तालीम है वो भी मदारस में दी जा सके। आपके पास बाकायदा वो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, यानी उनकी इमारतें हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। अगर ये कहीं डायलॉग के जरिए, मैं फिर कहूँगा, हुकूमत, सियासत और ये मदारस के दरमियान कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए जिसमें दीनी तालीम भी हो, दुनियावी तालीम भी हो। मसलन इस्लामाबाद के बाहर एक मदरसा है, वो मैं एक दफा गया, वहाँ पर बाकायदा वो कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनको पूरी साइंस की, IT की तालीम दी जा रही है। बदायर तो वो मदरसा है, ये बाराको से थोड़ा आगे मरी की तरफ है। उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग भी मिल जाती है जो रजिस्टर्ड है, और हुकूमत के अकाउंट्स को भी मालूम होता है कि ये फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है। ये ट्रांसपेरेंसी, जब हम कहते हैं ओपननेस, मदारस रहें, मदारस भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। लेकिन पराचा साहब, जिस तरह से बात की जा रही है कि जो मदारिस हैं अगर अपनी रजिस्ट्रेशन का तरीका खुद मुंतखब करते हैं, इसकी इजाजत अगर उन्हें दे दी जाती है, तो फिर हुकूमत का जो निगरानी का अमल है, आपको लगता है वो गैर मौसर हो जाएगा? नहीं, जब देखें ना, अगर खुद फर्ज किया रजिस्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के पेपर के पास, उनके पेपर गवर्नमेंट के पास तो आएंगे ना। एक इदारे ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया, उसने बता दिया कितने स्टूडेंट्स हैं, उसने बता दिया हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना खाने पे लगता है, उसने बता दिया कि बाहर के जो दोस्त ममालिक के या जो मुसलमान बच्चे पाकिस्तान के मदारस में पढ़ने आते हैं वो कितने हैं। हुकूमत के पास वो डॉक्यूमेंट तो भेजना ही होगा। तो इस तरह की कोई ना कोई बात, जहां हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी हो, मदारस की जिम्मेदारी या उनकी जो इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि वो किसी एक्सटर्नल कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे, कहीं ना कहीं तो कोई वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बन सकता है।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने शुरू में भी कहा कि जब भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो फिर पॉइंट आउट सबसे पहले मदारिस को ही किया जाता है। आप क्या समझते हैं फिर मदारिस के निसाब में अगर कोई तब्दीली की जाती है या एटलीस्ट निगरानी का अमल वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है तो इससे फिर मुआशरे में बढ़ती हुई जो अदम बर्दाश्त है या मजहबी इंतहा पसंदी के वाक़यात फिर हम बहुत बार देखते हैं, इसके रुझानात को भी कम किया जा सकता है? इसके कितने चांसेस हैं? किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को पॉइंट आउट करना वो भी अजीब सा लगता है। मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अभी कल ही मैं किसी टीवी शो में देख रहा था, कोई मर्डर हुआ था, वायलेंस तो वहां भी हो जाता है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बंद हो जाते हैं हर चौथे पांचवें महीने के बाद क्योंकि तलबा आपस में लड़ रहे होते हैं। ये जो अदम बर्दाश्त है ये सिर्फ मदारस तक तो महदूद नहीं रह गए, माशरे के और भी आप सेगमेंट्स देखें। अदम बर्दाश्त ही का तो रोना है आज के इस दौर में जब ये अजीब अजीब डी चौक पे वाकयात हो जाते हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये सोसाइटी का ओवरऑल जो इंटॉलरेंस का रवैया है ये तो उसको शो करते हैं। लेकिन चूंकि मदारिस पिन पॉइंट हो जाते हैं, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी 1 बनी, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी 2 बनी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी बनी, नेशनल एक्शन प्लान, जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स बने, मैकेनिज्म बने, प्लान बने, सब ने मदारस के इस एस्पेक्ट को टच किया। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि ये मामला यूनिलैटरल एनफोर्समेंट का नहीं है, ये यकतरफा एक साइड या दूसरी साइड का नहीं है। ये तो रियासत, हुकूमत और मदारिस जो हैं उनके मिलकर ये काम करने का है। एक हिस्ट्री है मदारिस की, 80s में क्या यूटिलिटी थी, 90s में क्या यूटिलिटी थी, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदारिस को कैसे पेंट किया गया इन तीनों डेकेड में, और आज तक मदारिस एग्जिस्टेड, दे एग्जिस्ट स्टिल नाउ। इसलिए एक हकीकत है तो उसको स्ट्रीमलाइन यकतरफा तौर पे नहीं किया जा सकता, डायलॉग इसमें होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सिविल नाफरमानी के हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगा। जिस तरह से बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर करने का ये फैसला किया है, इस फैसले को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? किसी सियासी दबाव का ये नतीजा है या विद इन द पार्टी जो इस वक्त मामलात उनके ख़राब हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, पार्टी को लीड कौन कर रहा है, इस वजह से अभी ये फैसला किया गया? देखें, पार्टी को लीड करने की तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो खान साहब कहेंगे वही होगा। खान साहब कहेंगे तहरीक चलाएं, वो सारे शुरू हो जाएंगे। खान साहब कहेंगे मैं डिले कर रहा हूँ, वो कहेंगे अच्छा खान साहब का हुक्म आ गया, डिले करते हैं। और यही बात चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर भी कहते रहे कि सिविल नाफरमानी बानी का हुक्म है, जो वो हुक्म करेंगे अगला हम उसको फॉलो करेंगे। अब रही ये बात सिविल नाफरमानी वाली, जिस दिन सिविल नाफरमानी की बात हुई थी उसी दिन कहा गया था कि ये अभी हतमी नहीं है, इस पे मुशावरत हो रही है। फिर आपको मालूम है पार्टी के लोग गए खान साहब के पास और बता के गए कि हम वहाँ उनसे दरखास्त करने जा रहे हैं कि अभी इसको मौखर किया जाए। लेकिन कब तक? खान साहब ने तो कह दिया कि 1 जनवरी तक जो है मेरे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो फिर इसकी बात दोबारा हो जाएगी। लेकिन सिविल नाफरमानी मेरा ख्याल है इसलिए भी मौखर हुई है कि ये फ्रॉम द बिगनिंग एक नॉन स्टार्टर एक पॉइंट था, इसमें कोई जान नहीं थी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। इसलिए सोचो विचार पहले बाहर वालों ने की, फिर जाकर खान साहब से बात की और अभी तक तो ये मामला टल गया। लेकिन एक बात जरूर कर दूं कि खान साहब फिर जो सोचते हैं वो खुद सोचते हैं या उनका कौन सा थिंक टैंक है जो उनको ये बातें करता है और फिर वो उसको पॉलिसी की शक्ल में दे देते हैं। अभी भी ये जो बयान कल आया खान साहब का, उसमें ये लिखा हुआ है कि खदो खाल वाजे किए जाएंगे, मैं इनके बारे में सोचूंगा सिविल नाफरमानी के बारे में और फिर ऐलान करूंगा। तो यानी पहले खदो खाल सोचे बगैर ऐलान कर दिया गया। ठीक है। और ये 12 हमने देखा है कि इस तरह के जो बयानात हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से भी सामने आते रहते हैं। अच्छा, बहरहाल बानी पीटीआई ने 9 मई के जो वाकयात थे उनको भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। आपके ख्याल में ये जो अब उनका बयान है, क्या इसके मुमकिन असरात हो सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई प्रेस रिलीज भी हमारे सामने आती रही, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी यही कहा जाता रहा कि जब तक इस 9 मई के वाक़े को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक किसी से कोई बातचीत नहीं होगी, तब इसको भुलाया नहीं जा सकता किसी भी सूरत। जो 9 मई वार, एक बार फिर से उन्होंने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह दिया। कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे या कुछ कहे, एक हकीकत है, द फैक्ट इज कि 9 मई हुआ था
और 9 मई था क्या? एक सिस्टमेटिक वे से, एक बाकायदा ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ सिर्फ फौजी तनसीबात पे अटैक किया गया। वो मियांवाली की एयरबेस हो, वो लाहौर का कोर कमांडर हो, वो दीर तिमरगरा के किले हों, वो फैसलाबाद के हसास इदारों के दफातर हों। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि ये किसी वेल थॉट आउट प्लान के बगैर ऐसा हो नहीं सकता कि आप जीएचक्यू की तरफ भी उसी वक्त चलें, कोर कमांडर हाउस की तरफ भी उस वक्त जाएं, आप तिमरगरा वाले किले पे भी उसी वक्त अटैक करें। ये कौन सी ऐसी प्लानिंग थी? अब इसको फॉल्स फ्लैग का कह दिया जाए, क्योंकि जो वीडियोज आई वो तो आपके अपने लीडर्स थे ना। मसलन लाहौर में कोर कमांडर हाउस के सामने वो बार बार कह रहे हैं कि उधर पहुंचे उधर पहुंचे, वो तो फॉल्स फ्लैग वाले नहीं थे, या जिनकी तरफ आप इशारा करते हैं वो नहीं थे, वो आपके अपने वेल रिकग्नाइज्ड फेसेस थे। ये भी नहीं है कि कोई झंडा उठा के आपका आ जाए पता नहीं वो कौन हो, नो, वो वेल रिकग्नाइज्ड फेसेस थे पीटीआई के अंदर से। इसलिए इस साल 9 मई से पहले जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहा गया था कि कम से कम गलती की माफी तो मांग ली जाए, माजरत तो कर लिया जाए। हमारे कल्चर में वैसे भी हम कहते हैं कि अच्छा यार माफ करना अगर हमसे कुछ हो गया। आप उल्टा आगे से कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगी जाए। हम कौन है जो उस वक्त वीडियोज में ऑडियोज में नजर आ रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे? GHQ वाले हमले हों या वो लाहौर कोर कमांडर घर वाला अटैक हो, उसमें तो अब इंडाइटमेंट भी हो चुकी है। अब कानून अपना रास्ता लेगा, देखते हैं उसमें क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का। शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जिस तरह से बानी PTI की तरफ से भी ये कहा गया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उनके इस मुमकिना ये जो बयान है उसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, ये तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के पार्टी निशान चुनने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और ये भी कहा कि वाकई ये पार्टी को बैन करने की भी एक कोशिश थी। जिस हवाले से शौकत पराचा साहब ये कह रहे थे कि बिलाखिर 9 मई तो हुआ, और जिस तरह से प्रॉपर उसको प्लान किया गया था, आर्मी इंस्टॉलेशन पर जिस तरह से अटैक किया गया, और एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से आर्मी की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया, तो सबूत भी मौजूद हैं, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप मौजूद हैं। अब अदालत की तरफ से फैसला होना इस हवाले से बाकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज हम एक ऐसा वाकया पेश करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक भारतीय सरकारी अस्पताल में नर्सिस की जानिब से की जाने वाली गैर मुतवक्के हरकत की अक्कासी करता है, बल्कि इसके साथ ही एक और वाकया भी सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। भारत के तेलंगाना रियासत के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्सिस ने मरीजों की खिदमत के बजाय क्रिसमस की तकरीब मनाई, जिसके मनाजिर आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वहाँ पर डांडिया डांस किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नर्सिस छोटी लाठियों के साथ एक गाने पर रक्स कर रही हैं। जब मीडिया इस वाक़े के इत्तला पर अस्पताल पहुंचा तो नर्सिस ने फ़ौरन डांस रोक दिया, और ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की गई। इस बात से कता नज़र कि एक अनोखी और अजीब हरकत थी, इस वाक़े ने कई सवालात उठा दिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अस्पताल जैसे अहम इदारे में जहां मरीजों की सेहत और उनकी देखभाल सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वहां ऐसा गैर पेशा वराना रवैया क्यों सामने आया, जिसके मनाजिर इस वक्त हम न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। अस्पताल के RHO रीजनल हेल्थ ऑफिसर ने बाद में इस वाक़े को छुपाने की भी कोशिश की, ताहम एडिशनल कलेक्टर ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। यह वाक़या सिर्फ भारतीय अस्पताल तक महदूद नहीं है। इससे पहले भी ब्राज़ील में भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां ख़वातीन एक तकरीब में रक्स करते हुए अचानक एक गड्ढे में गिर गईं। खुशकिस्मती से इन ख़वातीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में इनकी हालत बेहतर हुई। लेकिन इस हादसे ने अहम सवाल उठाया कि क्या ऐसे अवामी मकामात पर गैर मोहतात रवैये और गैर पेशा वराना सरगर्मियाँ ये मरीजों की सलामती को ख़तरे में डाल सकती हैं। ये दोनों ही वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि हम में से हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब हम किसी ऐसे पेशे से वाबस्ता हों जो लोगों की ज़िंदगियों या फिर उनकी सेहत से ताल्लुक़ रखता हो। अस्पताल जैसा हसास इदारा जहाँ पर काम करने वाली नर्सिस का जो बुनियादी मकसद है वो मरीजों की खिदमत करना है, उनकी देखभाल करना है, ना कि ऐसी गैर संजीदा सरगर्मियों में मशगूल होना। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मुआशरती और पेशा वराना जिम्मेदारियों को समझें, उनकी पासदारी करें, ताकि हम इस तरह के गैर पेशा वराना रवैयों से भी बच सकें। और ये वाक़या में ये भी याद दिलाता है कि मुआशरती इदारों में पेशा वराना तर्ज अमल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए हमारे काम में, हमें अपने किरदार के मुताबिक काम करना चाहिए ताकि ऐसी सूरत हाल दोबारा ना पेश आए और ऐसी किसी भी सूरत हाल की वजह से किसी और इंसान को सफ़र ना करना पड़े, उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना ना पड़े। तो इन नर्सिस के खिलाफ तो एक्शन भी लिया जाएगा, जिस तरह से एडिशनल कलेक्टर की
जानिब से हुक्म भी जारी कर दिया गया कि इस तमाम तर वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोज़ हम देखते हैं कि फ़ौरन से बाहर आ जाती हैं। इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ कि वीडियो मंजर आम पर आ गई और अब इस हवाले से इंक्वायरी भी की जा रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहाँ हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात करें तो सर्द हवाएं चलने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बहुत से शहरों में 245 पर इस वक्त पहुँच चुका है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के हवाले से जो इतलात हैं वो इस वक्त मौसूल हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की भी पेश गोई है। इसके साथ ही शुमाल मशरकी इलाकों जिनमें जनूबी पंजाब और बालाई सिंध है वहाँ पर सुबह के औकात में हल्की सी दरमियानी धुंध छाए रहने का भी इम्कान है और दूसरी जानिब लाहौर में सर्दी और जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसका राज भी बरकरार है, जहाँ दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हद 245 तक पहुँच चुका है। पहाड़ी इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि शदीद सर्दी है, मतलब यहाँ पर अबर आलूद रहेगा। शाम या रात के वक्त की अगर बात करें तो बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई है। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम की जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त है, आइंदा पेशन गोई पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, जैसा कि आपने मोस्टली जो है इसको कवर कर लिया। ताहम ये है कि आने वाले अभी 10 से 15 दिनों के दौरान कोई भी ख़ास जो बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। ताहम जो इंतहाई मुल्क के शुमाली इलाके हैं वहाँ पर जो है बादल छाए रहेंगे, कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फ़बारी का इम्कान है। जैसा आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की तो ये इसी तरह बरकरार रहेगा क्योंकि कोई बारिश का इम्कान नहीं है। मोस्टली जो वेदर है वो ड्राई रहेगा और जैसा कि नवंबर हमारा जो है वो वार्मेस्ट मंथ गुजरा है, जिसमें हमारे जो कम से कम दर्जा हरारत थे वो तकरीबन नॉर्मल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहे। उसकी वजह से जो है वो फॉग जो है वो प्रॉपरली जो है वो डेवलप नहीं हो सकी है और अर्ली रिट्रीव यानी कि जो हमारा मॉनसून था वो वक्त से पहले जो है वो विड्रॉ हो चुका था। इसकी वजह से जो हवा में मॉइस्चर है उसकी तादाद कम है, लिहाजा इस वजह से जो है वो फॉग प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो आपका स्मोक है या एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका जो है ड्यू टू बैड जो ज़र्रात है उनकी वजह से अभी तक हमारा ख़राब चल रहा है मुल्क के अक्सर शहरों में। ठीक है अंजुम साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अभी 10-15 रोज़ में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स नो डाउट पहले से तो बहुत बेहतर हुआ बट स्टिल अलार्मिंग सिचुएशन ही है, 245 पर है अभी भी। तो अगर बारिश भी नहीं होगी तब क्या आर्टिफिशियल रेन का भी कोई प्लान है या अभी वो नहीं है? देखें जी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे आपने बताया ये फोरकास्टेड टर्म है, यानी कि अगर जहाँ से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQIC देखते हैं वो फोरकास्ट करते हैं इसको। रियल सिनेरियो क्या है, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट ही बताते हैं। जैसा कि लाहौर में 3 से 4 मकामात पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल है महकमे माहौलियात के, तो उनकी रीडिंग से हमें देखना होगा कि आया जो रियल टाइम रीडिंग है वो क्या चीज़ है, वो क्या है। दूसरी बात आपने की कि आर्टिफिशियल रेन की, तो देखिए पहले भी मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए वेदर सिस्टम या क्लाउड्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका स्काई बिल्कुल क्लियर है, क्लाउड मौजूद नहीं है, तो आर्टिफिशियल रेन वहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ कौन से ऐसे इलाके हैं जो धुंध की वजह से ज़्यादा फिर मुतासर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? बहुत से ऐसे रूट्स हैं, मोटरवेज हैं जो फिर बंद कर दी जाती हैं। देखिए इस वक्त सिचुएशन इतनी पैथेटिक नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है। इस वक्त शैलो फॉग चल रही है आपकी जो वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के इलाकों में है, या शुमाली सिंध में तो बहुत शैलो फॉग है, तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं है कि आपको मोटरवेज बंद करनी पड़े। ठीक है। और जो सर्दी की लहर है अभी इसमें मज़ीद कितनी शिद्दत मुतवक्के है? क्योंकि हर साल की तरह हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे मुल्क में गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाती है तो सर्दियों में भी हम वो फील करते हैं कि सर्दी भी मज़ीद बढ़ती जाती है, पुराने जितने रिकॉर्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं सर्दी पड़ने के।
जी देखिए, अभी तो जो रवां माह है इसमें जो जैसा कि टेम्परेचर आजकल मोस्टली जो हमारे नॉर्दर्न पंजाब के सिटीज़ हैं उसमें बिलो 5 है और मिनिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो यही बरकरार रहेगा। इसमें 1 डिग्री कभी ज़्यादा, 2 डिग्री कभी कम, इस तरह ये चलेगा। अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। होपफुली के जो जनवरी में जो 1 से 2 स्पेल आएंगे सर्दी के, वो ज़्यादा क्रिटिकल या हार्श हो सकते हैं। ठीक है, और आपको अंजुम साहब किस तरह से लगता है जो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ क्लाइमेट चेंज से, उसके क्या असरात हम देख रहे हैं और मज़ीद फ्यूचर में आप उसके असरात क्या देख रहे हैं? देखें, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो पहले 10 ममालिक में शामिल है, और अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो मेरा ख्याल है हमारा 4 से 6 के दरमियान हमारा नंबर है क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक में। तो इसका इम्पैक्ट हमने ये देखा कि जो हमारा अक्टूबर और नवंबर था, जो अभी गुजरा है प्रीवियस हमारे 2 मंथ, ये हमारी हिस्ट्री के वार्मेस्ट मंथ थे, जिसमें हमारा दिन का दर्जा हरारत भी ज़्यादा रहा और रात का दर्जा हरारत भी ज़्यादा रहा। इसी तरह जो हमारी सर्दियाँ हैं वो कुछ श्रिंक होती जा रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही नवंबर गुजरा है और दिसंबर स्टार्ट हुआ है तो सडनली आपको जो है वो सर्दी की लहर नज़र आनी शुरू हो गई। तो ये सडन चेंज देखें, जो एक वेदर पैटर्न होता है कि जो कि स्लोली जो है वो जैसे सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, ऐसा नहीं हुआ। एकदम सर्दी की लहर आई है, इसमें कोहरा भी आया है, तो उसकी वजह से जो आपकी फसलें हैं वो मुतासिर हो रही हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा जो मुतासिर जो क्या कह लें आप इंसान के बाद जो है वो हमारा ज़राअत का शोबा है, जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमारी जो बारिश के जो क्या कहते हैं इवेंट्स हैं वो गलत टाइम पर हो रहे हैं, जिस टाइम पर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अप्रैल में हम गंदम काटने जा रहे होते हैं, तो सम टाइम लास्ट ईयर भी हमने देखा कि अप्रैल में ज़्यादा बारिशें हो गई, मार्च के एंड में ज़्यादा बारिशें हो गई, तो जो हमारे बारिश के पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से सबसे जो मुतासिर है वो हमारा ज़राअत का महकमा है। ठीक है, और जब ये पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि बड़े बुरे तरीके से हमें इफेक्ट कर रहा है, तो आप जो किसान हमारे भाई हैं उनके लिए फिर क्या एडवाइजरी जारी की जाती है? देखें, किसानों के लिए बाकायदा महकमे मौसमियात की तरफ से मंथली और 3 महीने की एडवाइजरी दे दी जाती है कि आपने फसलों की कैसे बुआई करनी है। इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ताउन से जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो किसानों को एडवाइजरी दी जाती है। जैसे कि आज ही जो है महकमा ज़राअत पंजाब ने जो है कोहरे से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर जो हैं वो किसानों को बताई हैं, और ये हमारी PMD की जो ऐप है उस पर भी अवेलेबल है। PMD किसान के नाम से PMD की ऐप है, तो जो किसान हजरात हैं वो उस ऐप को देखें, उसमें उनको ज़राई मशवरे जो हैं वो बारहा दिए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रिसर्च की ज़रूरत है कि जो हमारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम जो फसलों की बुवाई है उसका टाइम जो है उसको चेंज होना चाहिए, ताकि हम जो वेदर पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से अपनी फसलों की बुवाई कर सकें। तो इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि फिर इस तमाम जो वेदर पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे किसान तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस मौसम में स्पेसिफिकली जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एडवाइजरी किस तरह से जारी की जाती है? सर्दी का मौसम है, धुंध का एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, बहुत से ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर बर्फबारी का चैलेंज फेस करना पड़ता है। फिर हम सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कुछ सालों पहले अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था जब एक फैमिली गाड़ी में ही मौजूद थी। तो लोगों को मज़ीद क्या एहतियात करने की ज़रूरत है जब भी वो अपना कोई सफ़र प्लान करते हैं ऐसे मौसम में? जी देखें, महकमा मौसमियात जो है वो डेली बेसिस पे टूरिस्ट के लिए जो है यूट्यूब पे वीडियो फोरकास्ट इशू करता है PMD के चैनल पे। दूसरी बात ये कि याद रखिए कि जब बर्फ़बारी होती है उस दौरान तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब बर्फ़बारी के बाद आपका जो कोल्ड वेव आती है उसमें ये होता है कि आपकी ऑलरेडी बर्फ़ जमी भी होती है, और वो जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग होता है तो वो बर्फ़ जो है वो जो स्नोफॉल होती है वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और इसमें जो हमारे सयाह हज़रात जो हैं वो बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के जो है वो इन पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो हमने बहुत सारी, मैंने भी सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे देखा कि उनकी गाड़ियां स्किड्स होती हैं। तो बराहे करम जब भी सयाह इस तरह के मौसम में स्पेशली बर्फबारी के टाइम पे जो है वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, किसी पुरफजा मकाम पर पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो उनसे इस बात की गुजारिश की जाती है कि वो अपने साथ चेन्स ज़रूर लेके जाएं, ताकि आपके जो टायर्स हैं वो उस सतह के ऊपर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर जाएं, और चेन्स या रस्सी जिस तरह हम बांध लेते हैं टायरों के ऊपर ताकि आपकी रोड की ग्रिप स्ट्रांग हो, तो इससे आपका भी फ़ायदा है और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा होता है।
ठीक है। अच्छा, लास्टली अंजुम साहब इसे बताइएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से मेरा लास्ट एक सवाल है आपसे कि इसकी बेहतरी के लिए अभी हुकूमती सतह पर क्या काम किया जा रहा है, शहरी अपने तौर पर क्या कर सकते हैं कि हम इस ये जो एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं पिछले 8-10 साल से अब हम इसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसको अब जाने में भी टाइम लगेगा, तो हम किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह से ख़त्म भी कर सकें? देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज पे चले जाते हैं या फिर हम कारखानों के धुएं पे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो है गाड़ियों का धुआं। इसमें सबसे पहले जो है गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, और सबसे पहले जो है जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको जो है उनकी जो आप कह लें कि क्लियरेंस जो होती है वो उसको जो है होना चाहिए, और हमें ये करना चाहिए कि हम कम से कम ऐसी गाड़ियों की निशानदेही करें या जिनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो कि धुआं ज़्यादा छोड़ती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। इस वक्त लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की 53वीं बरसी आज मनाई जा रही है। प्रोग्राम का वक्त नाजरीन खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।